हेलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री का एक नया टॉपिक देखने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। देखिए, जिस तरह से हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन भी उसी के पैरेलल चल रहा था और लगभग कुछ उसी तरह की गतिविधियां थी। तो देखिए, जैसे जर्मनी जो है वो अलग अलग विखंडित राज्यों में बटा हुआ था, अलग अलग स्टेट्स में था। जैसा आज हम देखते हैं जर्मनी को, वैसा नहीं था, कई स्टेट्स में डिवाइडेड था। वैसे ही इटली जो है वो भी पॉलिटिकली बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड था और उसके ऊपर बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग जो साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट था। तो इटली के यूनिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम्स आई, इटली के यूनिफिकेशन में हमने क्या समस्याएं देखी, ज़रा उन पे हम गौर करते हैं। तो देखिए, इटली के यूनिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आज जैसा हम इटली देखते हैं, हमें वैसा इटली उस समय 19th सेंचुरी यानी बिफोर द यूनिफिकेशन ये देखने को नहीं मिलता था। इटली जो है वो बेसिकली 7 भागों में उसे बांटा गया था, यानी 7 स्टेट्स में था वो। आप मानचित्र में ये देख पा रहे हैं, इसके जो बिफोर द यूनिफिकेशन इटली के मैप को आप देख पा रहे हैं। इसमें केवल एक था सर्डिनिया पिडमोंट, इसे कई बार हम अकेला सर्डिनिया भी कह देते हैं। सर्डिनिया पिडमोंट एक ही बात है। तो जो सर्डिनिया पिडमोंट है, केवल उसी पे ही इटालियन इंपीरियल इतालवी घराने का शासन था। बाकी रेस्ट ऑफ पर क्या था, बाकी पर विदेशी जो शक्तियां हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपना रूल कर रही थी। तो देखिए, इसके लिए और क्या समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि इटली के ऊपर जो फॉरेन के पावर्स हैं वो ज़्यादा प्रभावी हैं। इटली के इधर आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया, ठीक है। इटली के इधर आपको दिखाई देगा प्रशिया यानी जर्मनी। तो हम यहाँ ऑस्ट्रिया की बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया जो है, वियना कांग्रेस आपको याद होगा, 1815 वियना कांग्रेस। ऑस्ट्रिया के ड्यूक चांसलर मेटरनिक का इसमें सबसे मेन रोल था, जो कि अगेंस्ट द चेंजेस थे, अगेंस्ट द रिवोल्यूशन थे। फ्रांसीसी क्रांति की जो वैल्यूज़ हैं उनको स्प्रेड नहीं होने देना चाहते थे। एंड आफ्टर 1815 उन्होंने यूरोप में बहुत ही ज़्यादा जो पावरफुल तरीके से कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स को एस्टेब्लिश किया और नेपोलियनिक वॉर से जो डिफरेंसेस आए थे उनको एबॉलिश किया। तो उसी के बाद से ही ये जो प्लेसेस हैं आपको दिखाई दे रहे हैं नॉर्दर्न इटली के, ये जो प्लेसेस हैं इन पर लगभग ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। तो हम देखते हैं ऑस्ट्रिया का नॉर्दर्न जो हिस्सा है ये किसके अधीन था, ऑस्ट्रियाई हैब्सबर्ग, यानी इटली के ये जो ऑस्ट्रिया नहीं, इटली के जो नॉर्दर्न हिस्सा है वो ऑस्ट्रिया जो देश है उसके अधीन था। इसमें बेसिकली क्या है, इसमें एक आपको दिखाई दे रहा है लंबार्डी, एक आपको दिखाई दे रहा है वेनेशिया। लंबार्डी वेनेशिया पे तो डायरेक्ट ही ऑस्ट्रिया का रूल था। इसके अलावा आपको 3 और दिखाई दे रहे हैं, परमा, मेडोना और टस्कनी, ठीक है। तो ये जो परमा, मेडोना और टस्कनी जो है इन पर भी ऑस्ट्रिया की पपट गवर्नमेंट थी, यानी यहाँ के राजा कठपुतली थे और ऑस्ट्रियाई जो सरकार है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ रूल होता था। तो इस तरह से ये जो पूरा पोर्शन है, एक तरह से ये पूरा पोर्शन ऑस्ट्रिया के इन्फ्लुएंस में था। ऑस्ट्रिया एक नेबरिंग कंट्री था इटली का और ऑस्ट्रिया इस समय यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली चल रहा था। मैंने आपको एग्जांपल देके बताया मेटरनिक का कि वो इस समय सबसे मेन रोल इसी का था वियना कांग्रेस में। ये वियना कांग्रेस का उद्देश्य आपको बताया था मैंने, पावर बैलेंसिंग, कि यूरोप में किसी पावर को स्ट्रांग नहीं होने देना। तो आप समझिए कि क्या ऑस्ट्रिया ये चाहेगा कि पूरा इटली जो है वो यूनिफाई हो जाए? बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि पूरा इटली यूनिफाई हो जाए। क्यों? क्योंकि फिर ऑस्ट्रिया को खतरा हो जाएगा। अभी तो ये विखंडित टूटे सूटे राज्य हैं तो इनसे इसको कोई खतरा नहीं है। साथ ही साथ ऑस्ट्रिया इनकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर भी कर रहा है, इन पे अपना अधिकार भी जमाया हुआ है। तो इस तरह से ऑस्ट्रिया जो है वो नहीं चाहता था। ओके, देन हम बात करें कि नेपोलियन, आपको ध्यान है नेपोलियन जो बोनापार्ट फ्रांस का राजा बना था और उसने ग्रेजुअली पूरे यूरोप को जीतना शुरू किया था। उसी के विजय अभियानों के तहत, उसके जो कैंपेनिंग है उसके तहत पूरी जो इटली है उसको भी जीत लिया गया था और यहाँ क्या किया था, रिपब्लिक एस्टेब्लिश किया था। और इस क्षेत्र में नेपोलियन ने जो सुधार लागू किए थे, नेपोलियनिक कोड यहाँ भी इम्प्लीमेंट किए।
तो उस टाइम लोगों में थोड़ा यूनिफिकेशन या नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप होनी शुरू हो गई। यूनिफिकेशन की, एक अपनेपन की, एक राष्ट्रीयता की भावनाओं का विकास होने लगा। अच्छा, नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम, है ना, माप तोल के एक समान बांट, फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, एक समान बांट लागू किया और बहुत सारे सुधार किए थे, रिफॉर्मेशन हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जब नेपोलियन का डिक्लाइन हो गया 1815, हमने देखा जो वियना कांग्रेस थी वो बेसिकली नेपोलियन वॉर्स के इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए की गई थी, पावर बैलेंसिंग के लिए थी। तो नेपोलियन का जब डिक्लाइन हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ जो इटली में जो सामंत थे, या हम कहते हैं फ्यूडल्स थे, बड़े बड़े जो जमींदार थे जो पहले से अपनी पावर को एक्साइज कर रहे थे, सत्ता का उपभोग कर रहे थे, अब नेपोलियन की सत्ता खत्म होने के बाद क्या हुआ, रूढ़िवादी सरकारें फिर से ताकतपूर्ण तरीके से एस्टेब्लिश हो गई। और अब ये जो लोग थे ये फिर से अपनी पहले जैसी व्यवस्था चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि पूरा इटली यूनिफाई हो, ये नहीं चाहते थे कि इनकी पावर छिने, क्योंकि इटली यूनिफाई होगा तो एक ही किंग रूल करेगा। लेकिन अगर ये अलग अलग रहेगा तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूलर्स हैं, वो अपना अपना रूल कर रहे हैं। तो इस तरह से ये भी एक बड़ी समस्या थी। अब देखिए जो मिडल पार्ट है इसका इटली का, ये मिडिल पार्ट आपको दिखा रहा है पेपल राज्य, पेपल जो स्टेट्स है, इस पर बेसिकली पोप का शासन था। पोप यानी आपको पता है क्रिश्चियनिटी के सबसे मेन गुरु हैं, सबसे मेन हेड हैं जिन्हें पोप कहते हैं। तो ये मुख्यालय था। तो क्या बताया कि यहाँ जो फ्रांस है, इस पोप को फ्रांस का पूरा सपोर्ट प्राप्त था और फ्रांस ने अपनी आर्मी यहाँ अपॉइंट कर रखी थी, कहाँ, पेपल्स में। तो इस तरह से यहाँ फ्रांस का आधिपत्य हो गया। ये आपको समझ आ रहा है, ये पूरा ऑस्ट्रिया का हो गया और ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये पेपल स्टेट है, ये फ्रांस का हो गया। ओके, आगे चलते हैं। आपको दक्षिणी हिस्सा नज़र आ रहा है, साउदर्न। ये साउदर्न जो है ये पूरा, इसको कलेक्टिवली कहा गया है टू सिसिली स्टेट्स। यहाँ नेपल्स है और ये जो है ये सिसिली है और कलेक्टिवली इसे टू सिसिली स्टेट्स कह दिया गया। तो इस पर किसका शासन था, इस पर इधर जो स्पेन है, स्पेन का बुर्बन डायनेस्टी थी, बुर्बन, ठीक है। बुर्बो जो वंश था, आपको याद होगा, आपने पढ़ा था, बुर्बो वंश जो फ्रांस में रूल करता था बिफोर नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये उसी फ्रांस के जो डायनेस्टी थी उसी के रिलेटिव थे और जो कि स्पेन पे रूल कर रहे थे और उन्हीं स्पेनी रूलर्स का यहाँ भी शासन था। यानी यहाँ स्पेनी रूलर्स का शासन था और ये इनडायरेक्टली फ्रांस से भी अटैच थे। तो इस तरह से जो पूरा इटली है वो फॉरेन पावर्स के इन्फ्लुएंस में था, अकेला, यानी पूरा 7 पार्ट्स में डिवाइड था। अगर हम सर्डिनिया पिडमोंट को छोड़ दें तो सिर्फ इसी में ही इटालवी इंपीरियल जो है राजतंत्र की व्यवस्था थी, अन्यथा बाकी सारा यूरोपीय जो शक्तियाँ थी वो यहाँ अखाड़ा बना रखा था इटली को। अच्छा, हम देखते हैं कि लैंग्वेज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी स्टेट के, किसी भी कंट्री के यूनिफिकेशन में। तो देखिए यहाँ जो इतालवी भाषा है, इस इतालवी भाषा ने भी कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं किया। कहते हैं कि ये भी कोई कलेक्टिवली, इसका कोई फॉर्म नहीं था जो लोगों को कलेक्ट करने में ज़्यादा सपोर्टिव साबित हो सके। ये भी अपने रीजनल और लोकल फॉर्म्स में मौजूद थी। अलग अलग क्षेत्रों में इसकी इटालवी की अलग अलग जो फॉर्म्स हैं वो ट्रेंड में थी। तो इस तरह से यूनिफिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और इसके यूनिफिकेशन को करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी थे जो हेल्पफुल थे। तो देखिए हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इटली के यूनिफिकेशन में हेल्प करने वाले फैक्टर्स कौन से थे, मेनली किन का योगदान था। तो आप सबसे पहले आप नाम देख पा रहे हैं जूसिप्पी मैत्सिनी। जूसिप्पी मैत्सिनी को हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है। ये इटली के एक क्रांतिकारी थे और इन्होंने ही इटली में राष्ट्रीयकरण की भावना का इनिशिएट किया, आगाज किया। इन्होंने लोगों को दिलों से जोड़ा। हम आगे पढ़ने जा रहे हैं इनको थोड़ा सा मेन पॉइंट्स। सेकंड हम देखिए विक्टर इमैनुअल सेकंड, ये राजा थे किसके, आप पीछे की स्लाइड देखिए फिर से, ये देखिए ये सर्डिनिया पिडमोंट हमने देखा। जो सर्डिनिया पिडमोंट है सिर्फ और सिर्फ इसी पर इतालवी जो राजघराना है उसका शासन था। तो इसका शासक था विक्टर इमैनुअल सेकंड। आप एक बात समझिए कि जैसे फ्रांस का यूनिफिकेशन है वो फ्रांस के स्टेट में से ही एक स्टेट प्रशा जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था उसने किया, उसने इसकी जिम्मेदारी निभाई और उसने उसको कंप्लीट किया।
वैसे इटली के यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमोंट ने की। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं विक्टर इमैनुअल सेकंड जो हैं वो सार्डिनिया पिडमोंट के किंग थे। वो भी बहुत समझदार थे। उन्होंने बहुत समझदारी से अपनी सूझबूझ का जो परिचय देते हुए इसके यूनिफिकेशन को कंप्लीट किया। देन उसके बाद है कावूर। कावूर क्या है? विक्टर इमैनुअल के पीएम हैं, प्रधानमंत्री। उन्होंने इसको अपॉइंट किया और इन्होंने अपनी बुद्धि, अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी डिप्लोमेसी, कूटनीति से इटली का यूनिफिकेशन पॉसिबल कर दिया। हम आगे पढ़ेंगे इनकी डिप्लोमेसीज, आप जान के बहुत सरप्राइज हो जाएंगे किस तरह से कावूर ने इटली, सार्डिनिया पिडमोंट जो छोटा सा देश था जिसका कोई इंटरनेशनल लेवल पे या यूरोप पे कोई ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, कैसे उसने ऑस्ट्रिया जैसे बड़े देश को, उस समय जो यूरोप का सबसे प्रभावशाली देश चल रहा था, उसको कैसे डिफीट कर दिया। ओके, उसके बाद हम देखेंगे गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी भी एक रिवोल्यूशनरी थे और वो भी इटली का यूनिफाई करना चाहते थे। तो उन्होंने साउदर्न जो दक्षिणी इटली है उसके यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। और कावूर ने नॉर्दर्न इटली यानी उत्तरी इटली के एकीकरण में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखिए जूसेपी मैत्सिनी। यहाँ हम ज़्यादा डिटेल से नहीं देखेंगे क्योंकि डिटेल में हम पहले देख चुके हैं। हम जनरली उनके जो मेन चीज़ें उनको डिस्कस करेंगे। जूसेपी मैत्सिनी इटली के एक रिवोल्यूशनरी थे। 1830 के डिकेड में इन्होंने इटली को यूनिफाई करने के लिए, इटली को एक रिपब्लिक बनाने के लिए, यूनिफाई करके एक रिपब्लिक बनाने के लिए इन्होंने एक बहुत अच्छा सा प्लान, एक प्रोग्राम, एक थॉट प्रस्तुत किया, मॉडल पेश किया। इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन बीइंग है, इंसान, उसकी नेचुरल यूनिट है नेशन, स्टेट। एक व्यक्ति है, वो राष्ट्र के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो जो इटली है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक पैचेस में ऐसे डाइवर्स पोजीशन में नहीं रह सकता। इटली को एकीकृत, यूनिफाई होना ही पड़ेगा। तो इस तरह से उन्होंने ये जो थॉट दिया, ये पूरे यूरोप में इतना पॉपुलर हुआ कि मैंने आपको बताया था कि जो मेटरनिक हैं, ऑस्ट्रिया के चांसलर, जिन्होंने वियना कांग्रेस करवाई थी, उन्होंने कहा कि जो जूसेपी मैत्सिनी है वो हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक शत्रु हैं। मीन्स ये रूढ़िवादी जो गवर्नमेंट्स हैं, कंजर्वेटिव्स, इनके लिए ये बहुत ही रिस्की हैं। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे हैं और ये हमारे लिए कभी भी खतरा बन सकते हैं। तो जूसेपी मैत्सिनी ने बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटीज़ एस्टेब्लिश की, जो हमने पढ़ा है पहले भी, यंग इटली और यंग यूरोप। और इस तरह से ये जो यंग इटली और यंग यूरोप है वो इतनी पॉपुलर हुई कि बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग इनके मेंबर्स बने। ना केवल इटली बल्कि रेस्ट ऑफ द यूरोप में भी लोगों ने इसकी मेंबरशिप ली। साथ ही साथ इसी तरह की एसोसिएशंस भी, सीक्रेट सोसाइटीज़ भी एस्टेब्लिश की। इटली का यूनिफिकेशन, यानी जूसेपी मैत्सिनी ने क्या किया, इटली के यूनिफिकेशन का एक बेस तैयार किया, आधारशिला। और लोगों में जो फ्रेंच रिवोल्यूशन, जो जनवादी अधिकार हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, इस तरह के आइडियाज स्प्रेड किए। तो हम यूँ कहें कि जो जूसेपी मैत्सिनी हैं उन्हें क्रेडिट जाता है सबसे पहले इटली में यूनिफिकेशन की प्रोसेस को स्टार्ट करने का। उन्होंने लोगों को इमोशन, दिल से जोड़ा, दिल और लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। इसके बाद आपको ध्यान है, हमने चैप्टर में पढ़ा 1830s में, और साथ ही साथ 1848 में जब जब फ्रांस में कोई एक्टिविटी होती है तब तक पूरा यूरोप प्रभावित होता है। व्हेन फ्रांस नीजर्स द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, ये भी मेटरनिक का स्टेटमेंट था, हमने पहले डिस्कस किया था इसे। तो हम बात करें कि 1830 के डिकेड में और 48 में जो पूरे यूरोप में ये फ्रांस में जो घटनाएं चल रही हैं पूरे यूरोप को भी प्रभावित कर रही है, नेचुरल है। इन्होंने इटली को भी प्रभावित किया, लेकिन यहाँ इटली के क्रांतिकारियों ने, इटली के लोगों ने प्रयास किया, बट वो सारे फेलियर अटैम्प्ट रहे, वो सफल नहीं हो सके। ओके, उसके बाद हम देखें विक्टर इमैनुअल पर आते हैं कि विक्टर इमैनुअल है वो कौन है। मैं आपको बता चुकी हूँ, सार्डिनिया पिडमोंट जो इटली में एकमात्र इतालवी गणराज्य था उसके राजा थे। ये बहुत ही समझदार थे, सूझबूझ का इन्होंने परिचय दिया। ये युद्ध के द्वारा, यानी पावर, मिलिट्री पावर के बेसिस पे इटली को यूनिफाई करना चाहते थे। यूनिफाई करने के लिए दो रीज़न थे इसके पीछे। वो चाहते थे, एक तो उनका ये मानना था कि इटली को यूनिफाई करेंगे तभी इटली का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इटली के लोग जो हैं वो इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हैं। दूसरा, अगर हम
इटली से विदेशी प्रभाव को कम करना चाहते हैं और इटली के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना चाहते हैं वर्ल्ड लेवल पे, यूरोप लेवल पे, तो बहुत ज़रूरी है कि हम इटली को यूनिफाई करें। अदरवाइज जो फॉरेन पावर्स हैं वो हमेशा इसमें इंटरफेयर करती रहेंगी और इटली हमेशा इसी तरह से इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पुअर परफॉर्म करता रहेगा। तो इनका भी बहुत बड़ा रोल था। उसके बाद हम देखें कावूर। जो कावूर हैं, कावूर तो बहुत ही एक तरह से इन्हें फाउंडर ऑफ इटली कहा गया, इटली का जनक कहा गया, निर्माता कहा गया, सबसे मेन रोल इनका माना गया। तो ये इन्होंने ये जो यूनिफिकेशन का जो कैंपेन है उसको लीड किया, नेतृत्व किया। 1852 में इनकी योग्यता से प्रभावित होकर, यानी जो यहाँ के विक्टर इमैनुअल सेकंड थे, इसके सार्डिनिया के राजा, उन्होंने इनको पीएम अपॉइंट कर दिया, प्रधानमंत्री। जो कावूर थे ना वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा डिप्लोमेट थे और बहुत ही इंटेलिजेंट, और इंटरनेशनल जो पॉलिटी है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने स्टडी करके कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए कि हम इटली को यूनिफाई कर सकें। तो इनका क्या मानना था, देखिए जूसेपी मैज़िनी तो रिपब्लिक स्थापित करना चाहते थे। जूसेपी मैज़िनी जो हमने देखा, जूसेपी मैज़िनी रिपब्लिक एस्टेब्लिश करना चाहते थे। विक्टर इमैनुअल और कावूर हैं वो मोनार्की एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि अंडर द मोनार्की वो चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो। और गैरिबाल्डी जो है वो जूसेपी मैज़िनी से इन्फ्लुएंस थे। ये दोनों चाहते थे अंडर द रिपब्लिक, यानी इटली को यूनिफाई करने के बाद यहाँ रिपब्लिक हो। ओके, तो आप देखिए जो ये अपने कावूर हैं, कावूर क्या करना चाहते थे, कावूर को लगता था कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है वो ऑस्ट्रिया है, नेबरिंग कंट्री, और ऑस्ट्रिया से ये अपने इसको इटली को मुक्त कराना चाहते थे। इनका मानना था कि जब तक इसके प्रभाव से नहीं हटाएंगे तब तक इटली जो है वो यूनिफाई नहीं हो सकता। और उनका ये मानना था कि यूनिफिकेशन सर्डिनिया पिडमोंट की लीडरशिप में ही हो सकता है और किसी में इतनी पावर नहीं है कि वो इटली का जो प्रोसेस है उसको यूनिफिकेशन कर सके, इटली को यूनिफाई कर सके। सो ये सिर्फ और सिर्फ ये पावर जो है वो मिलिट्री पावर के बेसिस पे ही हो सकती है और इसमें सर्डिनिया पिडमोंट है वही सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो मिलिट्री पावर के बेसिस पे सर्डिनिया पिडमोंट जो है वही यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी लेता है। तो इस तरीके से अब ये क्या क्या करते हैं देखिए। हमें ये लगता है कि जो कावूर हैं वो बहुत ही बड़े रिवोल्यूशनरी थे या उनकी जनतंत्र गणतंत्र जैसी बातों में यकीन होगा, ऐसा नहीं था। वो बेसिकली मोनार्की में बिलीव करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें इटली का रियल फाउंडर कहा गया, निर्माता। वो इटालियन जो लैंग्वेज थी इटालियन, वो भी कोई बहुत अच्छे से नहीं बोलते थे। बाकी जो एरिस्टोक्रेट पीपल थे उनकी तरह वो फ्रेंच ही ज़्यादा अच्छी बोलते थे। यानी इटली लैंग्वेज जो है, इटालियन लैंग्वेज, उसने भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं किया। साथ ही साथ हम ये माने कि कावूर कोई एक तरह से कोई क्रांतिकारी नहीं थे। ये बस विदेशी प्रभाव से मुक्त करके इटली को यूनिफाई करना चाहते थे और इन्होंने अपने देश के लिए बहुत एक एक्सट्रीम कंट्रीब्यूशन दिया। इनके एफर्ट्स के कारण ही इटली का यूनिफिकेशन हो सका। तो देखिए इन्होंने एक बात समझी, क्या मैंने बताया ना, ये बहुत ही बड़े डिप्लोमेट थे। इन्होंने फॉरेन अफेयर्स को भी बहुत अच्छे से संभाला, समझा इंटरनेशनल पॉलिटी को कि उन्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। सर्डिनिया पिडमोंट कोई प्लेस नहीं रखता, कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं रखता। किस तरह से सर्डिनिया पिडमोंट ने की अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए इटली के यूनिफिकेशन को करते हैं और एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इटली एक यूरोप में एक शक्ति के रूप में उभरता है। तो देखिए इन्होंने, कावूर ने समझा कि इटली की जो कंडीशन है, इटली मतलब पूरे इटली की हम बात कर लें एक तरह से प्रेजेंट वाला कंडीशन इसकी कमज़ोर है क्योंकि फॉरेन जो पावर्स हैं उनका अधिकार है। तो किस तरह से इसको यूनिफाई करे, और अकेला सर्डिनिया पिडमोंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इटली को यूनिफाई कर सके। तो इटली की स्थिति कमज़ोर है। तो उसने ये समझा कि इटली की मॉडिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन जो है उसको करने के लिए उसने एक दिमाग लगाया। इटली की प्रॉब्लम को इंटरनेशनल लेवल पे उसने उठाया, अंतर्राष्ट्रीयकरण किया इटली की समस्या का, ताकि वो क्या कर सके, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इन बातों को उठाएगा कि किस तरह से ऑस्ट्रिया है वो उनको टॉर्चर कर रहा है, तो वो दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी सिंपैथी ले सकेगा, उनसे हेल्प ले सकेगा। कब? अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया। सर्डिनिया ये समझ चुका था, कावूर ये समझ चुका था
कि ऑस्ट्रिया को अकेला वो हरा नहीं सकता, तो ऐसी कंडीशन में उसे किसी और यूरोपियन पावर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कंडीशन में यूरोपियन पावर्स उसे हेल्प क्यों करेंगी? उनकी सिंपैथी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो रीज़न होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इंटरनेशनल लेवल पर वो अपनी बातों को उठाता है, इस इटली की समस्या का अंतर्राष्ट्रीयकरण करता है, ये पेश करता है कि इटली के लोग कैसे दुखी हैं। तो इस तरह से जो कंट्रीज हैं उनकी सिंपैथी लेता है। बेसिकली फ्रांस और इंग्लैंड की सिंपैथी इटली के साथ जाती है। ओके, और इसी के साथ ये जो अपनी कूटनीतिक जो चालें हैं, इसकी डिप्लोमेटिक जो पॉलिसीज़ हैं और फॉरेन जो पॉलिसीज़ हैं, इनको भी इसने बहुत ही सोच समझ कर अपने स्टेप बाय स्टेप इसने किया। इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई कि इसने अपने नेबरिंग कंट्री से सपोर्ट ले लिया और अपने सबसे बड़े शत्रु ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया। देखिए आगे हम देखते हैं इसके यूनिफिकेशन के जो फेजेस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्दर्न जो इटली है उसका यूनिफिकेशन। तो देखिए प्रथम चरण लिखा है 1858 टू 59, नॉर्दर्न जो इटली है उसका यूनिफिकेशन। फ्रांस का जो सर्डिनिया पिडमॉन्ट है, फ्रांस से, यानी इधर आप देख रहे हैं फ्रांस, सर्डिनिया पिडमॉन्ट आपको ये नज़र आ रहा है। सर्डिनिया पिडमॉन्ट ने फ्रांस का जो राजा था उससे क्या किया, एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी साइन की और 1859 में ऑस्ट्रियाई जो पावर्स हैं उनको डिफीट कर दिया। ये कैसे पॉसिबल हुआ, चलिए आइए देखते हैं। कावूर जो है सर्डिनिया का जो पीएम था, उसने क्या किया, क्रीमिया का वॉर जो था वो बेसिकली रशिया और ऑटोमन जो एम्पायर था उनके बीच में लड़ा जा रहा था। ठीक है, तो ये जो ऑटोमन एम्पायर उनके बीच में जो क्रीमिया का वॉर था, इस क्रीमिया वॉर में एक तरफ रूस था और दूसरी तरफ ब्रिटेन और फ्रांस था। तो देखिए उस समय क्या किया, इस सर्डिनिया ने अपनी आर्मी के साथ फ्रांस और ब्रिटेन की मदद की। ठीक, फ्रांस और ब्रिटेन जो है उनकी मदद की, क्योंकि फ्रांस ब्रिटेन नहीं चाहते थे कि रशिया अपने साम्राज्य का विस्तार करे, उसका एक्सपेंशन करे, तो इसलिए वो उसकी पावर को कंट्रोल करना चाहते थे। तो ब्रिटेन और फ्रांस जो है उनकी हेल्प करता है ये सेना के माध्यम से। कौन, सर्डिनिया। देखिए आप समझिए सर्डिनिया बहुत छोटा सा है, उसकी हेल्प का कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता था, लेकिन सेना से हेल्प करके वो एक तरह से इनके साथ जुड़ गया। फ्यूचर में वो ब्रिटेन और फ्रांस से हेल्प लेने के लिए एबल हो गया। अब वो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट इनसे मदद ले सकता है। तो जब इसने मदद की तो उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन की सिंपैथी इसके साथ और अच्छे से जुड़ गई। और अब क्या हुआ, अब कावूर ने फ्रांस का जो राजा था नेपोलियन थर्ड, इससे एक ट्रीटी साइन की, एक समझौता किया। क्या समझौता किया कि जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया को हम युद्ध के लिए उकसाएंगे और ऑस्ट्रिया जब युद्ध करेगा तो जो फ्रांस है, फ्रांस वो सर्डिनिया की हेल्प करेगा, ना कि ऑस्ट्रिया की। और इस तरह से हम ऑस्ट्रिया को हरा देंगे। और हराने के बाद ये जो प्लेसेस हैं जिस पर सर्डिनिया का अधिकार है, लंबार्डी और वेनेशिया, ये जो है इन पर किसका अधिकार हो जाएगा, सर्डिनिया पिडमॉन्ट का। ठीक है, यानी एक बार आप फिर से सुनिए कि जो सर्डिनिया पिडमॉन्ट है, यानी आप ये बहुत बड़ा नाम है, तो कावूर का मतलब भी आप समझ सकते हैं कि मैं सर्डिनिया की बात कर रही हूँ। कावूर ने एक तरह से फ्रांस से एक ट्रीटी साइन की कि जब भी कभी ऑस्ट्रिया से युद्ध होगा तो जो फ्रांस है वो कावूर की मदद करेगा, सर्डिनिया की मदद करेगा, और इस मदद से हम इसको ऑस्ट्रिया को हरा देंगे। और हराने के बाद ये जो दो प्लेसेस हैं लंबार्डी और वेनेशिया, ये जो हैं कावूर को दे दिए जाएंगे, ये इसमें मिला लिए जाएंगे सर्डिनिया पिडमॉन्ट में। ठीक है, ओके, ये बात हुई। इसी हिसाब से ये सही चल रहा था और इसी अकॉर्डिंग जो कावूर है उसने क्या किया, इन क्षेत्रों में दंगा भड़का दिया। और उसके बाद जब ऑस्ट्रिया ने इंटरफेयर किया तो दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। नेचुरल युद्ध शुरू हुआ तो फ्रांस ने सर्डिनिया की हेल्प की और उसके बाद ये जो ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया की हार हुई और लंबार्डी वाला जो इलाका है वो सर्डिनिया को दे दिया गया। लेकिन आगे जब वेनेशिया का इलाका दिया जाता उससे पहले ही ऑस्ट्रिया और फ्रांस में एक ट्रीटी हो गई और इसके चलते वेनेशिया अभी भी किसके पक्ष में है, किसको मिला हुआ है, ऑस्ट्रिया को ही। यानी कुल मिला के ये जो पहला चरण था, इसका जो पहली स्टेप हमने पढ़ी, इसमें सर्डिनिया पिडमॉन्ट को एक जो स्टेट है लंबार्डी, वो सर्डिनिया पिडमॉन्ट को मिल जाता है। तो इस तरह से ये जो है इनका एरिया इस तरह से बन जाता है। यानी इटली के यूनिफिकेशन का ये फर्स्ट स्टेप है। ओके, उसके बाद देखिए, यानी हम इसको अगेन देखें, सर्डिनिया जो पिडमॉन्ट है लगभग
उसने इटली की यूनिफिकेशन का ये पहला स्टेप शुरू कर लिया। ओके, अब आइए आगे देखते हैं। ये मैंने सारा यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रॉमिस किया कि जो लंबाडी वेनेशिया है वो सर्डिनिया को दे देंगे। इसके बदले में, ध्यान रखिए, इसके बदले में फ्रांस क्यों मदद करेगा, फ्रांस को भी तो कुछ चाहिए। इसके बदले में नीस एंड सेवाय, ये यहाँ बॉर्डर पे लगने वाले इलाके थे, नीस एंड सेवाय, ये प्रदेश सर्डिनिया जो है वो फ्रांस को दे देगा बदले में। तो इस बात के लिए वो राजी हो गए थे। फिर युद्ध हुआ, युद्ध में ऑस्ट्रिया की हार हुई और लंबाडी है वो किसको मिल गया, सर्डिनिया को। ओके, अब देखिए, जब ये लंबाडी मिल गया तो ये जो नीचे के आपको प्लेसेस दिख रहे हैं, परमा, मोडेना और टस्कनी, जिन पर ऑस्ट्रिया ने पपेट गवर्नमेंट बैठा रखी थी, तो कठपुतली सरकारें थी जो उसके इशारे पे चलती थी, इनमें की इनकी जो पब्लिक थी उन्होंने भी यहाँ आंदोलन शुरू कर दिया। यहाँ भी इनके द्वारा विद्रोह शुरू हो गया कि हमें भी इटली में मिलना है। ठीक है, तो यहाँ प्लेबिसाइट करवाया, जनमत संग्रह, लोगों से वोटिंग करवाई, और परमा, मेडोना और टक्सनी, इनकी पब्लिक ने क्या किया, ये वोटिंग के थ्रू ये बताया कि हम सर्डिनिया में मिलना चाहते हैं या हम इटली में मिलना चाहते हैं, हम ऑस्ट्रिया के इन्फ्लुएंस में नहीं रहना चाहते। और इसी के साथ साथ नीस और सेवाय, देखिए नीस और सेवाय जो हमने बात की थी, नीस और सेवाय ऊपर देखिए आप, जिनको कहा था कि फ्रांस को दे दिए जाएंगे, नीस और सेवाय में भी प्लेबिसाइट करवाया और उन्होंने कहा कि ठीक है हम फ्रांस में मिलना चाहते हैं क्योंकि ये इधर बॉर्डर पर थे। तो इस तरीके से नीस और सेवाय फ्रांस को दे दिए गए, और परमा, मेडोना, टस्कनी, ये जो हैं ये प्लेसेस किसने ले लिए, फिर से सर्डिनिया पिडमोंट के अंडर में आ गए। तो अब देखिए आप प्लेसेस कहाँ तक हो गया, सर्डिनिया पिडमोंट आपको दिखाई दे रहा है जहाँ बाउंड्री बना रही हूँ मैं। देन उसके बाद हमने ये जो लंबार्डी वाला इलाका है ये जीत लिया। लंबार्डी वाला इलाका जीतने के बाद पहले चरण में ये जो टस्कनी, ये जो पार्मा, मोडेना, यानी ये देखिए ये बाउंड्री जो बना दी, इतनी इटली का यूनिफिकेशन हो गया। सर्डिनिया पिडमोंट ऑलरेडी इटालवी था, लंबार्डी को ऑस्ट्रिया से जीता। इन तीनों में क्या किया, इन तीनों में जनमत संग्रह करवाया, वोटिंग करवाई और इनको भी मिला लिया। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ जो है पहला चरण कंप्लीट होता है। उसके बाद हम देखिए सेकंड जो फेज़ है, सेकंड फेज़ में बेसिकली हम देखेंगे कि जो दक्षिणी इटली है, दक्षिणी इटली जिसमें नेपल्स और सिसिली, 2 सिसिली स्टेट्स इसे कहा जाता है। बेसिकली नेपल्स इलाका है ये और ये सिसिली है, कलेक्टिवली इसको नेपल्स 2 सिसिली स्टेट्स कहा गया है। इसका यूनिफिकेशन अब हम देखेंगे। ठीक है, बेसिकली ये वाला इलाका हो चुका है, ऊपर वाला इलाका हम देख चुके हैं। ऊपर वाला जो इलाका है वो पॉसिबल हो चुका है, यूनिफाई हो चुका है। अब हम देखेंगे नीचे वाला, नीचे वाला जो है दक्षिण का इलाका है, उसके यूनिफिकेशन की जो पूरा जो श्रेय है, कंट्रीब्यूशन जो है वो किसने किया, वो क्या, गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी एक बहुत ही मतलब रिवोल्यूशनरी थे, बहुत ही साहसी व्यक्ति थे जिन्होंने तलवार की नोक पर ये जो दक्षिणी इटली है उसका एकीकरण पॉसिबल किया। देखिए इनका जन्म हुआ था नीस में और ये जूसेपी मेस्सिनी जो हैं उनके आइडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने जूसेपी मेस्सिनी का जो सीक्रेट सोसाइटी थी यंग इटली, उसकी मेंबरशिप भी ली थी, उसके मेंबर भी थे, और इनकी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के कारण इन्हें एग्जाइल पर भेज दिया था, देश निकाला। तो ये अमेरिका और यूरोप के कई देशों में ये घूमे, इन्होंने अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की और फाइनली इन्होंने एक लाल कुर्ती संगठन भी बनाया। रेड शर्ट मूवमेंट जो है, रेड शर्ट पहनते थे इनके फॉलोअर्स और वो रेड शर्ट मूवमेंट कहलाया। तो इस तरह से ये पूरे एक्टिव रहे। तो जब ये सारी यूनिफिकेशन की एक्टिविटीज चल रही थी तो इन्होंने दक्षिणी इटली की जिम्मेदारी ली। तो इन्होंने क्या किया, बड़ी संख्या में जो वॉलेंटियर्स हैं, वॉलेंटियर्स सशस्त्र सेवक, यानी यहाँ देखिए सर्डिनिया की आर्मी की मदद ली, कुछ इनकी जो लाल कुर्ती वाले वॉलेंटियर्स थे वो थे, कुछ यहाँ की लोकल पब्लिक थी। तो इस तरह से कलेक्टिवली इन सब के रोल से जो गैरीबाल्डी हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनिफाई करने का पूरा रोल अदा किया। तो देखिए 1860 में ये सेकंड जो है फेज़ है इसका। 1860 में गैरीबाल्डी ने अपनी सेना की मदद से जो दक्षिणी इटली है, ये दक्षिणी इटली, इस दक्षिणी इटली को यूनिफाई कर लिया। इसमें मेनली जो सिसिली स्टेट्स थे और आपको मैंने बताया यहाँ स्पेनी जो रूलर हैं बुर्बन वंश के, वो शासन कर रहे थे, वो यहाँ भाग गए यहाँ से। पब्लिक ने, किसानों ने इनकी पूरी मदद की और इस तरह से ये पूरा
जो यूनिफाई करके गैरीबाल्डी ने क्या किया, विक्टर इमैनुअल हैं उनको सौंप दिया कि ये लीजिए हमारी जर्मनी, ये जो दक्षिणी इटली है इसका यूनिफिकेशन हो सका है। उन्होंने अपने मन से विक्टर इमैनुअल को राजा स्वीकार किया। अब 1861 में इमैनुअल सेकेंड जो सर्डिनिया के राजा थे, उन्हें इस यूनिफाइंग जो इटली है उसका राजा घोषित कर दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि जब दक्षिणी इटली का यूनिफिकेशन किया गैरीबाल्डी के नेतृत्व में, यहाँ के लोकल जो लोग हैं, पीजेंट्स किसान हैं, उन्होंने मदद की, स्वयंसेवी जो हैं वॉलंटियर्स उन्होंने मदद की, सर्डिनिया की जो सेना थी उन्होंने की। तो यहाँ के जो लोकल लोग थे उनको, उनमें कोई इतनी राष्ट्रवादी भावनाएं हम कहें तो इतनी ज़्यादा स्प्रेड नहीं थी, वो इतने ज़्यादा अवेयर भी नहीं थे। तो जब गैरीबाल्डी यहाँ यूनिफाई करने आए हैं, जिनको वो पीजेंट सपोर्ट कर रहे हैं, दे इवन डोंट नो द मीनिंग ऑफ इटालिया। उनको लग रहा था कि जो इटालिया है, इटालिया ये क्या इटालिया बोल रहे हैं, इटालिया शायद ही इमैनुअल, जो विक्टर इमैनुअल हैं सर्डिनिया के राजा, उनकी पत्नी का नाम है। यानी जिन लोगों ने सपोर्ट किया बेसिकली उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो किस चीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ मैक्सिमम लोग इलिटरेट थे, निरक्षर थे। राष्ट्रवादी भावनाओं का यहाँ कोई ज़्यादा प्रसार नहीं था जितना कि उत्तर में था, उत्तरी इटली में। ओके, अब देखिए हम तीसरा फेज देखते हैं। तीसरे फेज में आपको ध्यान होगा कि हमने देखा कि इटली में, इटली का यूनिफिकेशन हुआ, लंबार्डी को जीत लिया, उसके बाद में परमा, मेडोना, टस्कनी, इन सबको जीत लिया, ठीक है। और उसके बाद दक्षिणी जो इटली है उनको जीत लिया गैरीबाल्डी की लीडरशिप में। लेकिन आपके माइंड में बात आ रही होगी, दो प्लेसेस रह गए, एक तो वेनेशिया वाला रह गया और एक ये कौन सा था, रोम वाला इलाका था, जो पेपर स्टेट्स जिसमें रोम का शासन। अब हम देखते हैं इटली के यूनिफिकेशन का थर्ड फेज, तीसरा चरण। तो देखिए तीसरा चरण जो है, अब आपके माइंड में एक बात आई होगी कि इटली का यूनिफिकेशन तो हो चुका, यानी हमने देखा सर्डिनिया पिडमॉन्ट के साथ साथ ये लंबार्डी, और लंबार्डी के साथ परमा, टस्कनी, ये जो प्लेसेस थे ये जीत चुके थे। देन उसके बाद गैरीबाल्डी की लीडरशिप में साउदर्न जो इटली है उसका यूनिफिकेशन हो चुका था। अब आपके माइंड में एक चीज़ आई होगी कि ये दो प्लेसेस रह गए, एक तो वेनेशिया वाला और सेकेंड वन ये जो पेपर स्टेट्स था जहाँ रोम रूल कर रहा था। तो ये स्टेट्स रह चुके, तो इन दोनों का यूनिफिकेशन कब हुआ। तो देखिए आपको ध्यान है कि हमने जर्मनी के यूनिफिकेशन में देखा था कि किस तरह से जर्मनी ने इटली से भी डिप्लोमेटिक पॉलिसी बनवाई थी, ठीक है। इटली और जो जर्मनी है उनका यूनिफिकेशन चल रहा था, दोनों का एक कॉमन एनिमी था ऑस्ट्रिया। तो 1866 के लगभग देखिए प्रशिया और ऑस्ट्रिया में वॉर होता है, और जब हमने जर्मनी में पढ़ा था कि जब ये वॉर होता है तो प्रशिया ये वादा करता है कि जब प्रशिया ऑस्ट्रिया का युद्ध हो तो पीछे से इटली जो है वो भी प्रशिया के खिलाफ युद्ध शुरू कर देगा, और बदले में यानी इस तरह से ऑस्ट्रिया की जो कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी। यहाँ प्रशिया है, ये ऑस्ट्रिया है, तो एक तरफ से प्रशिया इस पे आक्रमण करेगा, एक तरफ से इटली करेगा, तो इसकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी ऑस्ट्रिया की। और बदले में ये जो वेनेशिया वाला इलाका है ये किसको दे दिया जाएगा, ये इटली को मिल जाएगा, यानी जो सर्डिनिया पिडमॉन्ट है उसको मिल जाएगा। इटली के यूनिफिकेशन में ये एक एरिया रहता था। तो इस तरीके से 1866 में जब प्रशिया और ऑस्ट्रिया वॉर हुआ तो इटली ने भी ऑस्ट्रिया के खिलाफ वार शुरू कर दिया और ऑस्ट्रिया की हार हुई, और ये जो वेनेशिया वाला जो इलाका था जो अभी तक नहीं मिल पाया था वो इटली में मिल जाता है, इटली को प्राप्त हो जाता है। अब सबसे लास्ट में बचता है कौन सा, ये पेपल्स वाला इलाका, जो रोम जो क्या कहते हैं पोप, जो रिलीजियस गुरु है, धार्मिक गुरु हैं, उनके अंडर में था ये पेपल्स वाला। इसको जीतना थोड़ा मुश्किल था, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कि जो फ्रांस है उसने अपनी यहाँ आर्मी अपॉइंट कर रखी थी, और अब तक फ्रांस के सपोर्ट से ही जो ये अपना इटली है ये अपना यूनिफिकेशन कर रहा था। तो अब फ्रांस को कैसे चैलेंज करना। तो अब देखिए यहाँ जर्मन यूनिफिकेशन पे आइए। जर्मन यूनिफिकेशन के दौरान ऑस्ट्रिया के साथ साथ जर्मनी का फ्रांस से भी वॉर होता है। आपको ध्यान होगा जर्मनी ने बात की थी, एक डिप्लोमेटिक संधि की थी फ्रांस से कि जब वो ऑस्ट्रिया से वॉर करे तो फ्रांस ऑस्ट्रिया की मदद ना करे और बदले में उसे राइनलैंड दे दिया जाएगा। तो फ्रांस ये चाहता था कि ये दोनों शक्ति आपस में लड़ती रहें और ये कमज़ोर हो जाएंगी और यूरोप में मैं अपनी पावर बढ़ा लूँगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ऑस्ट्रिया डिफीट हो गई ऑस्ट्रिया की, और जापान जो जर्मनी है वो यूनिफाई हो गया, उसकी पावर बढ़ गई, और जो बिस्मार्क है उसने फ्रांस को वो इलाका देने से मना कर दिया।
तो उसके बाद इन दोनों के बीच में युद्ध होना बिल्कुल कंपलसरी हो गया था कि युद्ध तो होना ही था। तो अब 1870 में जब फ्रांस प्रशा युद्ध हो रहा था, प्रशा का यानी जर्मनी का जब फ्रांस से युद्ध हो रहा था, तो क्या हुआ, फ्रांस को अपनी पावर बढ़ानी थी, तो फ्रांस ने रोम में जो अपनी सेना अपॉइंट कर रखी थी उसको बुला लिया ताकि उसकी सिचुएशन और स्ट्रांग हो सके। लेकिन इसके बावजूद भी फ्रांस है उसको युद्ध में हार मिली। जैसे ही युद्ध में फ्रांस हार गया, वैसे ही इस मौके का फ़ायदा उठाकर ये जो पेपर स्टेट है इसे इटली में मिला लिया गया और जो रोम में यानी ये जो पोप हैं, पोप को वहीं एक छोटा सा जो क्षेत्र है वेटिकन सिटी, उसमें उन्हें एस्टेब्लिश कर दिया कि यस यहाँ पर रहिए, यहाँ आपकी व्यक्तिगत सत्ता रहेगी, ये आपका धार्मिक केंद्र है, यहाँ आपके ऊपर किसी का राज नहीं रहेगा, यहाँ स्वतंत्र आपका राज चलेगा। और इस तरह से उनकी रिलीजियस फीलिंग को भी हर्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि पूरी इटली में जो क्या कहते हैं पोप के प्रति लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और सिंपैथी थी, इसलिए पोप के साथ ज़्यादा आप हार्श पॉलिसीज़ भी नहीं फॉलो कर सकते। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है नक्शे में, ये देखिए पूरा आपको जो दिखाई दे रहा है नक्शे में, जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही था, सर्डिनिया पिडमोंट, ठीक है। ये देखिए पूरा आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रेजेंट इटली है। ये देखिए ये भी सर्डिनिया पिडमोंट का ही हिस्सा है, सिर्फ ये एक अकेला था सर्डिनिया पिडमोंट, ये भी सर्डिनिया का हिस्सा है जिसमें इतालवी राजाओं का शासन था। इस अकेले ने यहाँ के राजा विक्टर इमैनुअल की समझदारी कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि विक्टर इमैनुअल की समझदारी, जो जूसेप्पे मैज़िनी है उनका दिल, यानी उन्होंने लोगों को इमोशनली जोड़ा, और जो कैवूर हैं उनका दिमाग, और गैरिबाल्डी की तलवार, ये सब कलेक्टिवली जो है इन एफर्ट से जो इटली है उसका यूनिफिकेशन पॉसिबल हो सका। तो देखिए सबसे पहले तो ये हम एक बार फिर देखते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं कि क्या क्या हमने देखा। सबसे पहले ये जो इतालवी गणराज्य में सिर्फ और सिर्फ सर्डिनिया पिडमोंट था। इस सर्डिनिया पिडमोंट ने जिम्मेदारी ली, जिस तरह से जर्मनी की यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी ली थी प्रशा ने, बिस्मार्क ने, वैसे ही इटली यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी ली सर्डिनिया पिडमोंट ने, कावूर ने, विक्टर इमैनुअल ने, ठीक है। तो सबसे पहले ये था, इसने पहल की, और पहल करके पहले फेज में ये जो प्लेस है लंबार्डी, ये ऑस्ट्रिया से जीत लिया। इसके इन्फ्लुएंस से जो परमा टक्सनी, मेडोना, इनमें विद्रोह हो गया, यहाँ जनमत संग्रह करवाया प्लेबिसाइड, उसके बाद इसे जीत लिया। इसे जीतने के बाद जो गैरिबाल्डी हैं उनके नेतृत्व में जो दक्षिणी इटली है, उस दक्षिणी इटली को यूनिफाई किया, स्पेनी राजकों को यहाँ से भगा दिया और इसको इटली में मिला लिया गया। उसके बाद क्या किया, जो जर्मन और ऑस्ट्रिया वॉर था उसका फ़ायदा उठाकर जो प्रशा है उसकी हार हुई और सर्डिनिया ने प्रशा के खिलाफ अटैक किया और फाइनली वेनेशिया प्राप्त कर लिया। अब बारी आती है कि जर्मनी और फ्रांस वॉर में फ्रांस की स्थिति कमज़ोर होती है, फ्रांस यहाँ से सेना हटा लेता है और फ्रांस की हार के बाद ये जो सबसे लास्ट में ये जो पीपल्स स्टेट है इसको भी रोम साम्राज्य से, मतलब इसको भी इटली में मिला लिया गया। तो इस तरह से ये जो आपको प्रेजेंट इटली दिखाई दे रहा है इसका यूनिफिकेशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा और आप इसको समझने के लिए ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं। इसको समझने के लिए आप एक बार वियना कांग्रेस को भी आपको समझना ज़रूरी है, साथ ही साथ आपको जर्मनी यूनिफिकेशन देखना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज़ आपको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक मिल जाएंगे या प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और आप इन सारी एक्टिविटीज़ को कोरिलेट कीजिए, किस तरह से यूरोप में 1832, 1830, देन 1848 में रिवोल्यूशंस होती हैं, किस तरह से 1815 के बाद ये जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स हैं ये पावरफुल होती हैं, मेटरनिटी का प्रभाव बढ़ता है, फिर किस तरह से जूसेप्पे मैज़िनी है सीक्रेट सोसाइटीज़ एस्टेब्लिश करते हैं। तो ये सारी जो घटनाएं हैं इंटरलिंक्ड हैं। तो आई होप कि आपको इटली यूनिफिकेशन समझ आया होगा। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इस चैप्टर के साथ साथ बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जर्मनी और इटली का एकीकरण है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रूव होता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो वीडियो है आज का ये कंप्लीट होता है। सी यू विद नेक्स्ट वीडियो। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको इसकी न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, तो आपको वीडियो देखने ईजी हो जाएंगे। ओके, सी यू with next video. Till then, bye.